नमस्कार दोस्तों, गुरु मंत्रा सिविल क्लास में स्वागत है। चलिए, अभी तक हम लोग बायोलॉजी में कोशिका के बारे में 2-3 क्लास देख चुके हैं। कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किनके द्वारा की गई है, कोशिका सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कुछ ऑर्गन के बारे में भी हम लोग जाने हैं, जैसे प्रोटोप्लाज्म के बारे में जाने, सेल मेम्ब्रेन के बारे में जाने, गोल्गी बॉडी के बारे में जानें कि इसकी खोज कैमिलो गोल्गी के द्वारा की गई थी। अब इसके आगे अभी और भी बहुत से अंग पाए जाते हैं, तो उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। कोशिका के अंदर तो अब हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछ दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसका नाम याद रखिएगा, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया और ये डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, इसे क्रिस्टी कहा जाता है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी मेम्ब्रेन। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगली नुमा संरचना होती है, इसे क्रिस्टी कहा जाता है। और इसके अंदर बहुत से पदार्थ होते हैं जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए तथा 70S राइबोसोम भी पाया जाता है। कई बार प्रश्न पूछ दिया गया है कि डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है तथा पौधे की कोशिका में लवक में भी पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है और राइबोसोम में 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्यों है, कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो कौन सा राइबोसोम होते हैं, 70S का होते हैं या 80S का होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ 70S का राइबोसोम होता है। जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वे 80S का राइबोसोम होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होते हैं जंतु कोशिका में वो 70S का राइबोसोम पाया जाता है। इसी के अंदर डीएनए भी होता है, तो इसके मैट्रिक्स में ये सभी पदार्थ पाए जाते हैं। और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन विधि के द्वारा अपना संख्या को बढ़ाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम अल्टमाइन के द्वारा किया गया था और उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिए थे। प्लास्ट। बाद में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो कई बार प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिया जाता है कि इसकी खोज किनके द्वारा की गई है। तो खोज जब प्रश्न पूछेगा तो वहाँ अल्टमाइन को मारेंगे, लेकिन इसके नामकरण से प्रश्न पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म इज गिवन बाय, तो वहाँ हो जाएगा बेंडा। और इसके माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, इसको समझते हैं। तो कल की क्लास में हम बताए थे कि प्रत्येक कोशिका के ब्लड में एक रक्त नलिका होता है, ब्लड वेसल्स होता है, और इसी ब्लड वेसल्स के द्वारा कोशिका के लिए जरूरी पदार्थ लाया जाता है। और इस विसरण विधि के
डिफ्यूजन के द्वारा ये सेल वाल को, ये रक्त से आवश्यक पदार्थ सेल वाल को विसरण विधि के द्वारा पार करके और जिस पदार्थ को जहाँ जाना होता हुए अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है शरीर कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण करता है। और ये किस प्रकार से ऊर्जा का निर्माण करता है? तो ब्लड के द्वारा जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट का अंतिम रूप से पाचन ग्लूकोज के रूप में हो जाता है और ये ग्लूकोज बाद में ब्लड के द्वारा सभी कोशिकाओं में पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसी प्रकार से हम लोग श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं और ये ऑक्सीजन फेफड़ा यानी लंग्स तक जाता है और लंग्स में एक के अंदर एक अंग होता है अल्वियोलाई जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज का काम करता है और वहाँ से ऑक्सीजन अल्वियोलाई के बाद ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है और ब्लड के द्वारा ये ऑक्सीजन शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचा दी जाती है और ये ऑक्सीजन भी डिफ्यूजन के द्वारा विसरण के द्वारा कोशिका के अंदर चले आते हैं। और ये पहले ग्लूकोज आया और श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन आया ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोनों जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस 38 ATP का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 38 ATP का निर्माण होता है, जिसमें से तो इस प्रकार से प्रश्न भी पूछ दिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक के ग्लूकोज के रिएक्शन के बाद कितने ATP का निर्माण होता है? तो 38 ATP का निर्माण होता है। और हम लोग के शरीर में कोशिका में ऊर्जा जो है ATP के रूप में ही संग्रहित रहता है। और ATP का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ATP का फुल फॉर्म होता है एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार हम लोग के शरीर में ऊर्जा यदि पूछ दिया जाए क्वेश्चन तो किस रूप में रहता है ऊर्जा हम लोग के शरीर में? तो ATP के रूप में रहता है। और एक ग्लूकोज के द्वारा कितने ATP का निर्माण होता है? तो 38 ATP का निर्माण होता है। और इस प्रकार से सेलुलर रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार से कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सामान्य जानकारी है, इसको सब ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे अंगों की ओर। इसके बाद हम लोग लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। कोशिका के अंदर दूसरे कोशिकांग लाइसोसोम। लाइसोसोम को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लाइसोसोम ही कहा जाता है।
लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डी डुबे के द्वारा किया गया था। डी डुबे। तो लाइसोसोम इज डिस्कवर्ड बाय की खोज डी डुबे के द्वारा की गई है। की गई है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है उसको जानते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम पाचन के का कार्य करता है। पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड इत्यादि कोशिका के अंदर जो होते हैं उसको पचाने का कार्य करता है। और इस एंजाइम का नाम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जो एंजाइम पाए जाते हैं उसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। कभी कभी ये लाइसोसोम पूरा फट जाता है, जिसके कारण लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं वो कोशिका के अंदर फैल जाता है और पूरी कोशिका को मार देता है, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। और इसी कारण से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैले यानी सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। तो इसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उस एंजाइम का नाम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं सभी प्रकार की परीक्षाओं में। और ये लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये इससे भी संबंधित कई बार प्रश्न पूछ दिए गए हैं। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान रखना है। इसके बाद अगले ऑर्गन की ओर चलते हैं। तारक काय। तारक काय इसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहा जाता है। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यानी तारक काय ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में ही पाई जाती है। पादप की कोशिकाओं यानी प्लांट सेल्स में ये सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। और इसकी खोज टी बोबरी के द्वारा की गई थे। तो ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। तथा इसकी खोज टी बोबरी द्वारा की गई थी। तारक काय के अंदर दो बेलनाकार संरचना पाई जाती है, जिसको तारक केंद्र यानी सेंट्रिओल कहा जाता है। सेंट्रिओल। तो तारक काय के अंदर तारक केंद्र होते हैं, जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है।
तारक काय का कार्य होता है, ये कोशिका विभाजन में मदद करती है। कोशिका विभाजन के समय एस्ट्रल रेज का निर्माण करने में ये सहायता करती है। एस्ट्रल रेज तो ये कोशिका विभाजन में मदद करती है और ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में ही पाई जाती है। तो इससे तारक काय से संबंधित 2-4 बिंदुओं को ध्यान रखना है। इसकी खोज के बारे में, ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, इसको ध्यान रखना है। और ये इसका काम क्या है, तो ये कोशिका विभाजन में मदद करती है। तो ये 2-3 बिंदु इससे संबंधित ध्यान रखेंगे। चलते हैं अब अगले अंक की ओर। अब हम लोग जानते हैं प्लांट कोशिका के अंदर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है और उसके बाद उसके अंदर एक लवक पाई जाती है जो कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं। कोशिका भित्ति, इसको सेल वाल कहा जाता है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है। डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है, जबकि जंतु कोशिका सिंगल लेयर मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है। तो जो प्लांट सेल है उसके अंदर बाहरी मेम्ब्रेन को सेल वाल कहा जाता है। सेल वाल, कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसी सेलुलोज का ये बना हुआ होता है। ये ग्लूकोज का बहुलक होता है। सेलुलोज, बहुत से ग्लूकोज मिल जाते हैं तो सेलुलोज का निर्माण होता है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि सेलुलोज प्रोटीन है कि वसा है कि कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल वाल यानी कोशिका भित्ति का कार्य होता है पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये पौधे को स्थिर रखता है। तो सेल वाल का कार्य होता है पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। प्रदान करना, मैकेनिकल सपोर्ट। तो इस प्रकार से पौधे की बाहरी परत, बाहरी लेयर जो है वो कोशिका भित्ति कहलाता है, सेल वाल कहलाता है, और ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। शैवाल में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वाल पाया जाता है। और शैवाल यानी एल्गी, उसका भी सेल वाल सेलुलोज का ही बना होता है। लेकिन कवक यानी फंजाई का जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज का ना बना होकर काइटिन का बना होता है। तो उसको भी ध्यान रखना है। शैवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो शैवाल की कोशिका भित्ति भी सेलुलोज का ही बना होता है। लेकिन कवक का पूछेगा तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन के बनी होती है, काइटिन। तो ये कोशिका भित्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे।
अब हम लोग पौधे की कोशिका में जो लवक पाई जाती है, लवक यानी प्लास्टिड्स, उसके बारे में जानते हैं। लवक, प्लास्टिड्स। पौधे के अंदर जो ये प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, इसकी खोज ई हकेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो प्लास्टिड्स इज डिस्कवर्ड बाय ई हकेल, और ई हकेल को फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का पिता या जनक कभी कभी पूछ दिया जाता है कि किन्हें कहा जाता है, तो ई हकेल को ही पारिस्थितिकी तंत्र का जनक यानी फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है। तो लवक की खोज, ध्यान रखना है, इसकी खोज ई हकेल के द्वारा किया गया था। किया गया था। लवक तीन प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड्स को तीन भागों में बांटा गया है। लवक को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है हरित लवक, इसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है अवर्णी लवक, इसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। और एक होता है वर्णी लवक, इसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से लवक को तीन भागों में बांटा गया है। हरित लवक पौधे के हरे भागों में यानी ज़्यादातर पत्तियों में पाए जाते हैं, और इसी हरित लवक के कारण, और इस हरित लवक में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। इसी हरित लवक में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और उस क्लोरोफिल के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसे मैग्नीशियम कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछ दिया गया है कि हरित लवक में यानी या क्लोरोफिल में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। तो ये पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करती है। और क्लोरोफिल मिलते हैं, और इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। और इसी हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट में पौधे अपने भोजन का निर्माण करती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पौधे के या कोशिका के या रसोई घर किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो वहाँ ध्यान रखना है, हरित लवक को पौधे यानी कोशिका का रसोई घर किचन हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं।
दूसरा प्रकार होता है अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक पौधे के उस भाग में पाए जाते हैं जहां प्रकाश नहीं होता है, यानी प्रकाश का प्रवेश नहीं होता है, या ये यूँ कहें कि ये पौधे के अंधकार वाले भाग में पाई जाती है। या तो अंधकार वाला भाग कौन सी होती है, तो ये पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं। ये पौधे के जड़ों यानी रूट्स में पाए जाते हैं, रूट्स में पाए जाते हैं, और इसका काम होता है फूड स्टोरेज, भोजन संग्रह का कार्य ये करता है। तीसरे प्रकार को वर्णी लवक कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, और ये पौधे के फूलों तथा फलों में पाए जाते हैं। फूलों तथा फूलों के अध्ययन के विज्ञान को एंथोलॉजी कहा जाता है, तथा फलों के अध्ययन के विज्ञान को पोमोलॉजी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछ दिया गया है। तो वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट पौधे के रंगीन भागों में पाए जाते हैं, कलर्ड भाग में पाए जाते हैं, और कलर्ड भाग फूल फल इत्यादि होता है, इसी में पाया जाता है। और इसी क्रोमोप्लास्ट के कारण कभी कभी हम लोग जानते हैं कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण होता है। तो इससे भी संबंधित कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो सब के बारे में हम लोग जानते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट के कारण ही फल और फूल का रंगीन होता है, फल और फूल रंगीन होता है। तो हम लोग जानेंगे कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, सब के बारे में जानते हैं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण होती है, लाइकोपेन। इसी प्रकार से गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होती है, कैरोटीन। चुकंदर का जो रंग होता है, गहरा रंग, वो विटामिन के कारण होता है, विटामिन। इसी प्रकार से हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होते हैं, कुरकुमिन। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, एंथोसाइनिन। पपीता का पीला रंग कैरिका जैंथिन के कारण होता है, जैंथिन। इसी प्रकार से फूलों का पीला रंग जैंथोफिल के कारण होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिया जाता है। टमाटर का लाल रंग का प्रश्न कई बार पूछा गया है। इस सब से भी गाजर का नारंगी रंग, चुकंदर का रंग, हल्दी का पीला रंग, सेब का लाल रंग, पपीता का पीला रंग, सबको
याद रखना है, ध्यान रखना है, प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। और ये सब क्रोमोप्लास्ट के कारण होती है। तो इस प्रकार से प्लास्टिड को 3 भाग में बांटा गया है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब हम लोग केंद्रक के बारे में जानते हैं। केंद्रक, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्लांट सेल या एनिमल सेल दोनों में के बीच में एक गोलाकार संरचना होती है। इस गोलाकार संरचना को केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक, इस केंद्रक की खोज सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की गई थी। केंद्रक के अध्ययन के विज्ञान को कैरियोलॉजी भी कहा जाता है। तो केंद्रक को कैरियोलॉजी भी ध्यान रखिएगा। कैरियोलॉजी, केंद्रक के अंदर भी बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं। तो केंद्रक चारों ओर से एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। इस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली, हिंदी में इसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है। इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, हिंदी में इसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य, इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, जिसे डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन इत्यादि कहते हैं। इसी के अंदर, केंद्रक के अंदर एक गोल संरचना होती है। इस गोल संरचना को केंद्रिका कहा जाता है। केंद्रिका, या इसे इंग्लिश में न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस। और इस केंद्रिका की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया था। फोंटाना के द्वारा किया गया था। केंद्रक के अंदर अनेक आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे डीएनए, आरएनए कहते हैं। ये डीएनए जाल की जैसी संरचना में कभी कभी फैला होता है। इस जाल नुमा संरचना को क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन जालिका कहे जाते हैं। क्रोमैटिन जालिका कहा जाता है। तो इस प्रकार से केंद्रक में 4 चीज़ को ध्यान रखेंगे। केंद्रक चारों तरफ से एक झिल्ली के द्वारा, मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक द्रव्य होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और केंद्रक के अंदर एक गोलाकार संरचना होती है, जिसे न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहा जाता है।
और उसी में जाल नुमा संरचना होता है जिसे क्रोमैटिन जालिका कहा जाता है। और ये किसी भी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग केंद्रक को माना जाता है। केंद्रक ही पूरे कोशिका को नियंत्रण करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर इससे आगे हम लोग जानेंगे।